दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक्सट्रैक्ट का सवाल करते हैं और फिर डिस्क्लोजर्स के फॉर्मेट बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने किया था स्प्रिंग 20, नहीं भाई, हाँ स्प्रिंग 20 किया था और ऑटम 20 किया था, ठीक है। तो अब आप खोल लीजिए ऑटम 21। ऑटम 21, खरगोश का कान। मिला? सवाल का है, पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। ऑटम 21 बनी ईयर लिमिटेड। वही मिक्स आईएस वाले चैप्टर में।
पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, इसमें इन्होंने अदर कंप्रेहेंसिव इनकम लिखने की जहमत इसलिए नहीं की क्योंकि सवाल में कोई रिवेलेशन ही नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स हैं 2020 के और 19 के भी, क्योंकि कहा है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। तो 20 और 19 के इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अच्छी बात ये होती है कि अलग पॉइंट्स या अलग हेडिंग देके रेलिवेंट डाटा लिखा होता है। जैसे सबसे पहले लैंड, इसमें क्या टेस्ट हो रहा है? लैंड में गवर्नमेंट ग्रांट, लैंड की ग्रांट को किससे मैच कराएंगे? बिल्डिंग से, क्योंकि उसी लैंड पे बिल्डिंग बननी है, ये शर्त थी। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट BEL विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। तो वो यही नीचे वाली बिल्डिंग है, तो इसलिए इसकी ग्रांट को बिल्डिंग से मैच कराना है। ठीक है, लैंड का ग्रांट वाला पॉइंट हो गया। फैक्ट्री बिल्डिंग, IS 20 भी आ गया बीच में और IS 23 भी आ गया, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जी IS 20 आ गया, और अदर इंफॉर्मेशन में PPE कॉस्ट मॉडल ही है, ग्रांट्स का मेथड 2 इस्तेमाल होता है, और आगे लाइव्स दी हुई है। यानी IS 16 और 20 और 23 ये मिक्स हुए हैं। तरीका वही है कि आप एक पेज पे हेडिंग डाल लें, 2 पेज शुरू में कम से कम 2 पेज रख लें, या छोटा छोटा करके लिखना है तो आधा पेज कर लें। ऑटम 21 एक्सट्रैक्ट्स, अच्छा मुझे वर्किंग्स के लिए जगह चाहिए तो मैं एक्सट्रैक्ट्स बाद में बना दूंगा मिटा के, आप लोग एक पेज एक्सट्रैक्ट्स के लिए छोड़ दें, मैं कहीं कोने में जगह देख के बना लूंगा। तो मैं बोर्ड पे मेनली वर्किंग करने लगा हूं, आप लोग एक्सट्रैक्ट्स की हेडिंग और जगह छोड़ लें। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट 2020 का कॉलम ले भी बना लें, कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट या P&L 2020 और 2019, और एक्सट्रैक्ट्स SOFP 2020 और 2019। नॉन करंट एसेट्स सरप्लस तो है नहीं, तो इसलिए इक्विटी का तो आना नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, ये किस लिए? ग्रांट और करंट लायबिलिटी। चलें, ये हो गए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और SOFP। अब आते हैं वर्किंग्स पे। सबसे पहले लैंड में करने वाली वर्किंग, वो तो हमने रीवैल्यू करना हो तो लैंड का टेबल बनाए। लैंड को बस सिर्फ 100 पे रिकॉर्ड कर लिया तो कर लिया, तो लैंड की कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो लैंड को हम सीधा यहां लिख देते हैं। कब मिल गई लैंड? 19 ना, तो यहां भी है और यहां भी है, ये लैंड डन। हाँ, लैंड की जो ग्रांट है उसका क्या करें? उसको बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराना है, तो वो बिल्डिंग वाली वर्किंग के अंदर संभाल लेंगे। तो लैंड बस यही है। अब आते हैं जी बिल्डिंग, और ये फैक्ट्री बिल्डिंग की हेडिंग में जो कुछ लिखा हुआ है, अब ये सारा एक सवाल हम वर्किंग की शक्ल में सॉल्व करते हैं। इसमें भी ग्रांट है। अच्छा, अब जो इसमें ग्रांट है ना, उसको 2 अलग टुकड़ों में सॉल्व करूंगा। एक, ग्रांट का कैश यूज होना है, कैश IS 23। ग्रांट के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? स्पेसिफिक बोरिंग से खर्च कर दिया, जनरल बोरिंग से खर्च कर दिया, ग्रांट मिल गई तो वहां वापस, और अगर पहले दिन ग्रांट मिल गई तो फिर वो अपना पैसा है, क्योंकि वो बोरिंग थोड़ी है। तो इसमें IS 23 के सवाल में इसका एज अ कैश इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब बिल्डिंग का सवाल पूरा कर देंगे, नहीं, जब IS 23 का सवाल पूरा कर देंगे, यानी बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट निकल आएगी, तो उसके बाद उसको डेप्रिशिएट करना है, तो फिर वो ग्रांट की इनकम जो IS 20 में सीखा था, फिर वो वाला टेबल चलाएंगे। पता नहीं क्या कहे जा रहा हूं मैं। पहले करते हैं IS 23 का सवाल, पहले IS 23 का सवाल सॉल्व करते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग को पहले IS 23 के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या फिगर? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कैपिटलाइज नहीं हो रहा, इंटरेस्ट इनकम जो कैपिटलाइजेशन में नहीं आ रही, और डेप्रिसिएशन के लिए उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करके यहां लिखना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से IS 23 वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं। वर्किंग 1, बिल्डिंग को हम सॉल्व करने लगे।
लेकिन बिल्डिंग को भी 2 टुकड़ों में ये सॉल्व कर रहा हूं कि पहले IS-23 का सॉल्व होगा सवाल, कॉस्ट तो निकले, IS-23 की तो अपनी वर्किंग्स थी, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको IS-20 का सवाल समझ के सॉल्व करूंगा। पहले IS-23 की नियत से सवाल करते हैं। इसमें हमें चाहिए बिल्डिंग की कॉस्ट। कॉस्ट क्यों निकालनी है? डेप्रिसिएशन यहां, तो IS-23 का सवाल है जिसमें हमने प्लांट बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है। बेशक इसको वर्किंग 1.1 कह लें ताकि खुद भी कंट्रोल रहे कि हम कौन सा IS एक वक्त में संभाल रहे हैं। तो IS-23 का सवाल सॉल्व करने लगा। बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट निकालने के लिए एक तो जो इस पे खर्चा हो रहा है। अच्छा अब देखिए सवाल ना 2 साल के हैं, तो 2019 में बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी? नहीं। तो 2019 के भी तो SAFP के एक्सेट्स हैं, तो ये भी हमने IS-23 में सवाल किए हुए, एक साल का अलग पोर्शन, फिर अगले साल का अलग पोर्शन, तो इसलिए हमें 19 का ख्याल रख के चलना पड़ेगा। पहले सिर्फ 19 को देखते हैं। 19 में इस बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ, कैसे पता? जो आपको इस टेबल के अंदर खर्चों की डेट दी हुई है उनमें से 19 वाले उठा लें। 130 है और 190 है। 130 है और 190 कितना? 320। स्पेसिफिक बोरिंग है, जनरल बोरिंग है? स्पेसिफिक कहीं नहीं है। एक गवर्नमेंट ग्रांट से मिला पैसा है और एक रनिंग फाइनेंस है, तो जनरल बोरिंग है। और जनरल बोरिंग है तो इंटरेस्ट कॉस्ट हम उस टेबल से कैलकुलेट करते हैं। फिर इसका जो आंसर आएगा वो 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको लेके आगे चलेंगे और 2020 का सवाल सॉल्व होगा। 2020 में कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? अच्छा ये मिक्स्ड IS में ना सिर्फ घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो हौसले से चले और एक एक करके चले। अब मैं इतने बड़े सवाल में से सिर्फ IS-23 सॉल्व कर रहा हूं। जी बताइएगा। 180 प्लस 100, तो ये 100 पे कब हुआ है जी? कितना? 280। और इसमें हम उसी टेबुलर वर्किंग इंटरेस्ट कॉस्ट ले आएंगे और फिर फाइनली ये इस बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी। जनरल बोरिंग की वो टेबुलर वर्किंग, डेट, कैश फ्लो, क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो, महीने और इंटरेस्ट। पहले 2019 सॉल्व करते हैं जी सबसे पहले। और हाँ मल्टीपल सोर्स हैं तो हमें वो अपने पैसों वाली वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अपने पैसे भी है ना। ये हम इतना ही बनाते हैं बस कि यहां भी इंटरेस्ट लेते हैं, इतना ही बनाते। अगर ये अगली लाइन अंग्रेजी ना लिखी होती तो गवर्नमेंट ग्रांट के बाद पढ़े। वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा ये हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे, तो इस इंटरेस्ट इनकम को यहां लेस करना है। क्यों? यहां से सिर्फ स्पेसिफिक वाली इनकम माइनस होती है, तो फिर यहां से हम कुछ ना कमाएं, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो इसलिए हमें यहां भी कैलकुलेशन वैसी सी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि कहा जो है कि वो हम इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर हम इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये वो इंटरेस्ट इनकम नहीं होगी जो बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होगी, ये अदर इनकम में आएगी। चले अब हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना है। सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट से पैसे कब आए? 1 फ़रवरी को। तो 1 फ़रवरी को आ गया पैसा यहां, कितना? 200। फिर उसके बाद अगला कैश फ्लो क्या हुआ? 1 मार्च को 130 पे हो गया, तो वो हम यहां से 1 मार्च को 130 पे हुआ, बाकी रह गया 70। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अगस्त को 190 पे हुआ, तो जितना यहां है वो कर लेते हैं,
ये खत्म हो गए पैसे, अब आ जाते हैं यहां 1 अगस्त 19, कितना है टोटल 190, 120 यहां से खर्च कर दिया। अगला पैसा वो 2020 चला गया, तो हमें अपने ईयर एंड का यहां ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये 120 कितने महीने रहा? 5। कोई सस्पेंशन तो नहीं है? नहीं। ये 200 कब तक 200 रहा? 1 महीना। ये 5 महीना। अच्छा, इसमें ना कोई जज्बाती स्टूडेंट ऐसी हरकत कर सकता है कि कैपिटलाइजेशन कंडीशंस कब पूरी हो रही है? 1 मार्च को, तो ये वाला महीना नहीं गिनते है, वो तो फरवरी वाला महीना है, तो ये महीना मैंने क्यों गिन लिया? ये हम इंटरेस्ट इनकम कैपिटलाइजेशन में थोड़ी लेके जा रहे हैं, ये तो जानी ही सारी अदर इनकम में, तो यहां तो महीनों का मसला ही कोई नहीं है। देखिए, ये स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसे थोड़ी हैं, ये तो हमारे अपने पैसे, हमारे पैसे मुराद है गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो ये बोरिंग तो नहीं है, ये तो ओन फंड्स है। आयुष 23 ये अपना पैसा है, अपना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से अगर कुछ कमाएंगे तो वो इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में जानी है, बिल्डिंग की कॉस्ट में से नहीं लेस होना। अगर बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस करना होता तो कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली दीवारों के अंदर देखते। मुझे नहीं लग रहा बात समझ आ रही, नहीं आ रही ना बात समझ? पहली पेमेंट कब हुई? 1 मार्च। और कंस्ट्रक्शन कब पूरी हुई? कंस्ट्रक्शन एंड कब हुई? 30 जून। अगर स्पेसिफिक लोन मिला होता ना इसकी बजाय, ये 1 फेब को अगर हमने स्पेसिफिक लोन लिया होता तो फिर ये यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू होती। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग में हम ये पहला महीना यहां ना लेते हैं जी, इसको यहां ना काउंट करते, क्योंकि फिर यहां पर ये इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर रहा होता मैं, स्पेसिफिक लोन के पैसों की, तो इतना जो इंटरेस्ट यहां निकलता वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होता। क्योंकि वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस करना होता तो उसमें हमने कैपिटलाइजेशन वाले महीने लेने थे। अब ये कौन सा पैसा है? ये अपना पैसा है, इस पे जो जितना भी कमाएंगे जिस भी महीने में वो अदर इनकम में ही आना है, वो बिल्डिंग में से लेस नहीं होना है। तो इसलिए यहां पर कैपिटलाइजेशन के महीनों का कोई काम नहीं है। अभी भी नहीं जी? फुलफिल ना करते तो फिर अभी हमारे पास पैसे हैं, वापस नहीं किए, हमारे पास हैं, क्या ये बोरिंग है? ये बोरिंग नहीं है। जब बोरिंग नहीं है तो इस पे कमाने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम वहां से लेस भी नहीं होगी। ये महीने गिनने, ये मैंने फरवरी क्यों गिन लिया? तो कैपिटलाइजेशन के अंदर नहीं आ रहा। कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया? 8% पे। तो इस 8% पे 200 मिलियन 1/12 1.33, 70 मिलियन 8% 5/12 2.33 3.66। ये 19 कैपिटलाइजेशन रेट कितना निकालना पड़ेगा या अवेलेबल है? 19 2019 में एक ही था। 2019 में एक बैंक ही था बस, दूसरा बैंक तो 20 में आया है। तो जब बैंक ही एक था तो जो उसका 12% है वही कैपिटलाइजेशन रेट है।
रनिंग फाइनेंस की डेट देखे ना, बैंक बी वाला रनिंग फाइनेंस 1 जनवरी 20 में लिया, 19 में तो वो था ही नहीं। 19 में तो रनिंग फाइनेंस ही सिर्फ बैंक ए वाला था, तो जब था ही सिर्फ एक, तो कैपिटलाइजेशन रेट 12% ही होगा। वो जो मार्कअप दिया हुआ है, देखें हमें ना एवरेज बैलेंस पे रेट लगाना होता है रनिंग फाइनेंस में, तो उसने आपको एवरेज बैलेंस 2019 का दिया ही नहीं है। इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2019 में उसने रेट कैलकुलेट नहीं करवाना था। अब 20 में जब हम आएंगे ना, तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होगा, इसलिए एवरेज बैलेंस दिया हुआ 2019, तो उसमें कैपिटलाइजेशन रेट 12% ही था। 120 मिलियन 12%, 5/12, बस ये 6 आ गया यहां, 326। ये अभी IAS 23 वाला सवाल सॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद 2020 आया। 2020 में अपने पैसे खत्म हो गए मैं, अब है ही सिर्फ जनरल बोरिंग। 1 जनवरी 20 से ईयर कर लिया स्टार्ट। 120 20 में क्या क्या हुआ? 1 जनवरी को ही 180 गया, फिर 1 जुलाई जरूर लिखते, लेकिन हमारा सवाल ही एंड हो गया। 30 जून को सवाल ही एंड हो गया, तो ये 120 तो अगली लाइन भी 1 जनवरी है। ये 300 कितने महीने रहा? 6 महीने। अब कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? अब निकालना पड़ेगा। - 2020 में दूसरा लोन 1 जनवरी 20 को ही ले लिया, यानी पूरे 2020 में दोनों लोन्स मौजूद रहे, तो वो जो सिंपल वाला काम था, आपको एवरेज बैलेंस भी दिया हुआ है और उस पर रेट खुद ही कैलकुलेट कर दिया हुआ है। हमने सिर्फ उन अमाउंट्स को लेना है और डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस को लेना है। मुझे खुद नहीं पसंद आया मैंने क्या कहा। ए का लोन अमाउंट रनिंग फाइनेंस की सूरत में कौन सा लिया करते हैं? एवरेज बैलेंस। ए का कितना है? 300, बी का 150। इसमें कहीं महीनों का मसला है कि कुछ महीनों बाद जाके बी लिया और नहीं, तो फिर ये डब्ल्यू है। एक्स कितना है? 12%, 14%, डब्ल्यू एक्स 36। ये उन्होंने खुद ही आपको दे दिए हुए। समेशन डब्ल्यू एक्स 57, समेशन डब्ल्यू, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने आपको ये फिगर खुद ही कैलकुलेट कर दी हुई है, हमने सिर्फ इन दोनों को इन दोनों से डिवाइड करना है बस। तो वो मैं इधर ऐसे ब्रैकेट में करने लगा था। ये तो कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 12.67। 300 मिलियन 12.67%, 6/12, 19। तो बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 6,625। अच्छा, अगर IAS 20 कंपनी फॉलो करती होती मेथड 1, तो इस सवाल में क्या फर्क पड़ता? बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग का सवाल सॉल्व करते पे क्या फर्क पड़ता अगर ग्रांट का मेथड 1 फॉलो होता? तो ये ऐसे करते कि ये ऐसे ना करते? ये ऐसे ही करते क्योंकि ये तो कैश की बात हो रही है। ये ऐसे ही करते, वो जो गवर्नमेंट ग्रांट 200 है वो हम एसेट में से लेस कर लेते। मेथड 2 है इसलिए लेस नहीं किया। आप ना, अगर आपको ये बात समझ आइए तो आप लिखें, इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा कि अगर ग्रांट का मेथड 2 नहीं 1 फॉलो हो रहा होता तो ये वाली वर्किंग, फिर मेरी पूरी बात समझ लेना फिर अपने आप को समझाना। अगर ग्रांट का मेथड 2 नहीं मेथड 1 फॉलो हो रहा होता तो ये वर्किंग फिर भी ऐसे ही होती। क्यों? क्योंकि ये तो उसके नहीं, अदर इनकम की बात नहीं है, ये तो हम उसके कैश का यूज कर रहे हैं।
गवर्नमेंट ग्रांट से पैसा मिला है ना, ये तो हम कैश का यूज यहां लिख रहे हैं। अगर मेथड 1 भी फॉलो होता, ये वर्किंग ऐसे ही होती, सिर्फ यहां पर बिल्डिंग की कॉस्ट में से 200 लेस हो जाता बस। तो ये वाली जो वर्किंग है, जो हम गवर्नमेंट ग्रांट को IS 23 के सवालों में एज अ कैश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हरकत इररिस्पेक्टिव है किससे, कि मेथड 1 है कि मेथड 2 है। ये जो हम लोग IS 23 के सवालों में गवर्नमेंट से मिला हुआ कैश अपनी वर्किंग्स में यूज कर रहे हैं, ये ऐसे ही यूज होगा इररिस्पेक्टिव कि ग्रांट का मेथड 1 फॉलो होता है या मेथड 2 फॉलो होता है, ये ऐसे ही रहता। बस जबानी याद हो गई बात, नहीं लिखें। चलें, लिख ली बात आपने जो लिखना चाह रहे थे। बिल्डिंग का IS 23 वाला पोर्शन डन। अब हम इसको IS 20 के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं सॉल्व। ये वर्किंग 1 मैंने ना सारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग IS 23 सॉल्व किया सिर्फ, फिर अब मैं इसकी अब कॉस्ट आ गई तो अब इसको ग्रांट से मैच कराना, डेप्रिशिएट करना, अब मैं वो वर्किंग करने लगा। वर्किंग 1 देख लें बेटे, मैंने सारी वर्किंग 1 फैलाई हुई है, ये IS 23 सॉल्व किया है, इसमें बताइए कोई परेशानी है? अब हम इसको IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक समझ के सॉल्व करते हैं। कॉस्ट आ गई, IS 23 डन। अब इसको IS 20 के सवाल समझते हैं।
और इसके साथ फिर लैंड वाली ग्रांट को भी मिला लेंगे, क्योंकि लैंड वाली ग्रांट ने भी इसी की डायरेक्शन से मैच करना है। ये लैंड और बिल्डिंग दोनों की ग्रांट चलाने लगा। बिल्डिंग और ग्रांट। बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल हो गई कब? 1 जुलाई 20 को। कितनी से? 625। ग्रांट मिल पहले गई थी, लेकिन हम उसको पहले ही इनकम बनाते आ रहे थे। नहीं, वो हमने इसी के साथ मिला के बनानी थी। तो कितनी ग्रांट? 100। और ये 100 कहां से आई? वो लैंड वाली, क्योंकि हमने लैंड वाली ग्रांट को भी बिल्डिंग से ही मैच करवाना है। उन्नीस में तो ये बनी ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ 20 के 6 महीने डेप्रीसिएशन और इनकम। बिल्डिंग की लाइफ कितनी? 25। तो 625 के साथ भी यही सलूक कर देते हैं और इस 300 के साथ भी यही सलूक कर देते हैं। इस पे भी 6 महीने की डिडक्शन, ये भी 6 महीने की इनकम। 12.5 6 6 1 2.5 और 2 94। और एक साल और यहां दिखा देते हैं करंट पोर्शन के लिए। 12 2 ये 12 का किया मैंने, पूरे साल के। ये करंट नॉन करंट के लिए। ये हमने बिल्डिंग और लैंड का IS 20 वाला पोर्शन ले लिया। ये हो गई बिल्डिंग पूरी। अच्छा, अब यहां से बनाते हैं एक्सट्रैक्ट्स। बिल्डिंग वाली मेहनत डन। अब यहां से इनकम स्टेटमेंट और SAFP में फिगर्स ढूंढते हैं। बिल्डिंग में बताएं क्या आएगा? जी, 19 में ये यहां तक पहुंची थी और तब ये बिल्डिंग नहीं थी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था। लेकिन चूंकि बिल्डिंग बन गई हुई है इसलिए नाम ठीक है बिल्डिंग। 326। और जब 20 एंड हुआ 612.5 ग्रांट। जब हमें ये ग्रांट 19 में मिली थी तो तब हमें पता था हमने 21 में कितनी, नहीं 20 में कितनी इनकम बना लेनी है, तो उसको हमने सब नॉन करंट ही कहा होगा। ये हमें 19 में मिल गई थी ग्रांट, तो तब तो सब नॉन करंट ही रखी होगी। लेकिन अब जब हमने 2020 एंड कर लिया है तो ग्रांट है इतनी 12 222। ये हो गई SOFP। ये मिटा दो। इन दोनों वर्किंग्स में से बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या लाएं? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 20 में 12.5। ग्रांट इनकम लैंड एंड बिल्डिंग की 6। और अदर इनकम जिसको इंटरेस्ट इनकम जो भी कैलकुलेट की थी इस साल में, इधर थे ही नहीं, खत्म हो गए थे पैसे। और
इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें किसको लाना है? जनरल बोरिंग, 6 महीने नहीं, जनरल बोरिंग जो पूरे साल का असल में बनता है, कितना बनता है? 36 एक है, 21 एक है, उसमें से माइनस कर लें जितना कैपिटलाइज किया। ये 19 2020 की बात हो रही है, कितना? 38। और 19 में क्या था? 19 में एक ही था जिसका फॉर द ईयर पड़ा था 22, उसमें से कितना कैपिटलाइज कर लिया था? 6, 16। जनरल बोरिंग में भी आपको इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट सिखाए में मैंने, जो फॉर द ईयर इंटरेस्ट बनता है उसमें से माइनस जो हमने कैपिटलाइज किया। ये ना आपको टेबल में ही फिगर्स नजर आ रही हैं। 2019 में बैंक ए ने 2019 में बैंक ए ने 22 मिलियन चार्ज किया हुआ है, 6 हमने कैपिटलाइज कर लिया तो बाकी 16 आ गया। 2020 में बैंक ए और बी ने इतना चार्ज किया हुआ है, इतना हमने कैपिटलाइज कर दिया तो बाकी इनकम स्टेटमेंट आ गया। ये जो इतना रश मचाया था ये उसका रिजल्ट है। सारी वर्किंग तसल्ली से देख लें, और इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी का कुछ पूछना है तो बताएं। थर्टी 36 और 21 कहां से आया? वही देखो। अरे अभी सिर्फ बिल्डिंग हुआ है। अच्छा, IS 23 की हद तक, यानी अगर सिर्फ IS 23 में ही ये सवाल प्रैक्टिस कराया होता तो इस तरह के सवाल किए IS 23 में। बस अब सब कुछ मिक्स हो रहा है। इसी मेहनत मजदूरी के नंबर होते हैं 16, 17, 18, 20। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसमें कौन सा IS लग रहा है? इसमें सिंपली इसने डेप्रिशिएट होना है और ग्रांट ने उसकी डेप्रिसिएशन से मैच होना है। प्लांट हमने 1 अगस्त को खरीदा और लिया ये लोन से था, लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। होनी इसकी अकाउंटिंग, वो जो लोन आपको समझाया था, लोन फॉरगिवेबल लोन नहीं, लोन जिसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट, और ये उससे सॉल्व होता, लेकिन चूंकि आपके स्कोप में वो चीज नहीं है तो इसलिए अगले ही सेंटेंस में उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया, इस लोन को ही फॉरगिवेबल लोन कह दिया। और चूंकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस है तो हमने इसको लोन क्रेडिट ही नहीं किया होगा, हमने क्रेडिट ही किया होगा, इनकम नहीं, ग्रांट। नहीं, मेथड 2 फॉलो हो रहा है ना।
हमने इसको लोन की बजाय ग्रांट ही रिकॉर्ड किया होगा। अगर ये इंटरेस्ट फ्री ना भी होता, चूंकि लोन फॉरगिवेबल है, तो इसलिए हमने इसको लोन ही रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ग्रांट ही रिकॉर्ड की होगी। तो प्लांट के ऊपर कोई IS-23 वगैरह नहीं है, बस सिर्फ इसने डेप्रिसिएशन और ग्रांट ने इनकम बनना है। तो प्लांट और उसकी ग्रांट। फर्स्ट अगस्त 20 को, तो प्लांट कितने का 420, ग्रांट कितनी 240। 31 दिसंबर 20 डेप्रिशिएट होगा और इनकम बनेगी। और कितने महीने, लाइफ कितनी 10 साल 5 महीने, और यही सलूक उस 240 के साथ भी होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या बनी 17.5 और ग्रांट इनकम 10। ये रह गया 402.5, ये 230, और करंट के लिए हम एक साल और बना लेते हैं 24। अब इस वर्किंग में से इनकम स्टेटमेंट में क्या आना है, डेप्रीसिएशन 17.5 और ग्रांट इनकम आनी है 10, और SOFP में आना है प्लांट 402.5 और इधर आनी है ग्रांट 206 24। और करंट लायबिलिटीज में कुछ ऊपर वाली चीज में से एक रह गई है, ऊपर वाले में से देखें, करंट लायबिलिटीज में रह गया कुछ, बोर्ड पे नहीं सवाल में। बिल्डिंग में देखें कुछ रहता है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल रहता है, और रनिंग फाइनेंस का क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, रनिंग फाइनेंस का क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आएंगे। एक तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ये मेरे ख्याल में ICAP का सूचना से भी मिस हुआ था, और एक रनिंग फाइनेंस आएगा। अरे पेपर कॉन्ट्रैक्टर क्यों आएगा भाई, एमी मिस हुआ था, इल्जाम दिलवा दिया। क्यों आना है पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर वाला, और जुलाई में पे हो तो क्या, जून ईयर एंड थोड़ी है, दिसंबर ईयर एंड है। रनिंग फाइनेंस आएगा, रनिंग फाइनेंस कितना आएगा, जब 2019 एंड हुआ था तब तो सिर्फ एक ही था, 2019 31 दिसंबर बैलेंस दिया हुआ है, और जब 20 एंड हुआ तो 550, 350 भी और 200 भी। ये था भी 16 नंबर का सवाल। रनिंग फाइनेंस को नहीं, ये करंट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस करंट लायबिलिटी होती है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स के ये क्लास प्रैक्टिस बहुत है, एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क,
फिर आपको मैं ना नोट का फॉर्मेट दिखाता हूँ, फिर कल नोट्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं नोट का फॉर्मेट बना के देता हूँ। होमवर्क है आपका स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 23 देख लें, चेक कर लें, है ना किताब में। जी ये है किस नाम से, ML। ये होमवर्क है, ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है। स्प्रिंग 23 होमवर्क है, इसमें IS 23 था और साथ IS 40 भी आ गया था। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी इसमें, लेकिन IS 23 है और IS 40 है। स्प्रिंग 23 ML ये होमवर्क है। अच्छा देखो, मैंने कुछ 4 सवाल तो हो गए, 3 क्या सीखा इसमें, क्या कर रहे हैं हम? बस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के छोटे छोटे सवाल हैं उनको वर्किंग में करके फिर उनको जोड़ रहे हैं। सब वही है जो पहले किया हुआ है, सिर्फ परेशान करने के लिए सारा कुछ एक सवाल में आ जाता है। तो उसके लिए आपको यही कहा है कि एक एक करके सॉल्व कर लें। डिस्क्लोजर्स पहले बताता हूं, IS 40 के अलावा वाले, यानी IS 16, IS 20, IS 23। वो जो सैटरडे की क्लास में आपको मैंने डिस्क्लोजर्स के फॉर्मेट दिखाए थे, सैटरडे फ्राइडे पता नहीं, जिस भी दिन नोट्स एनुअल रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखाया था और प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट वो नोट था, उसमें अंग्रेजी और स्केड्यूल। तो आपको ना सवाल में रिक्वायर्ड होगा प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। तो वो जो पीपी का नोट बनेगा वो मैं आपको एक मुनासिब सा फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, इसको फॉलो कर लीजिएगा। पीपीई का नोट सिखा रहा हूं, डिस्क्लोजर्स की प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा ये डिस्क्लोजर्स टेस्ट होता है, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी है, लेकिन ज्यादा एग्जामिनर को ये पसंद है। डिस्क्लोजर्स की प्रैक्टिस करते हैं। एक बनाऊंगा पीपीई का नोट और कल इसकी प्रैक्टिस करा के तो परसों फिर IS 40 का नोट बताऊंगा। नोट्स आपने देखे थे, उनकी नंबरिंग थी, तो ये कोई मसला नहीं है कि आप कौन सा नंबर लगाएं, कोई सा भी नंबर लगा लेता हूं। लेट से मैं कह देता हूं 8, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ गई उसकी हेडिंग। पीपी का ना एक सैंपल फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, ये फॉर्मेट यूज कर लिया कीजिएगा एग्जाम में। मैं मैक्सिमम बना के दे रहा हूं, ये सारा कुछ होता नहीं है एग्जाम में, मैं फिर भी मैक्सिमम बना के दे रहा हूं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में एक ब्रेकअप आता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो अभी यूज हो रहे हैं और जो अभी इन प्रोडक्शन है, तो हम इनको कहेंगे ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स। इनको फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं पीपीई को।
और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इनकी मजीद तफसील में जाना है, इसलिए इसके साथ कह देंगे 8.1 और इसको कह देंगे 8.2। बहुत ज्यादा रश अभी ना मच जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट अलग से बताऊंगा। मैंने बताया भी हुआ है, थोड़ी सी लाइनें उसमें और ऐड करूंगा। I16 पढ़ाते हुए ना एसेट स्केड्यूल बताया था आपको, तो उसमें थोड़ी सी लाइनें और ऐड करूंगा। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 8.1 हेडिंग देंगे हम ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स, और सिखाऊंगा कुछ लाइनें ऐड करके। यहां पे हम बनाएंगे वही जो एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट सिखाऊंगा। मैं इतना कह रहा हूं कि बस यह एसेट स्केड्यूल डाल देंगे, यानी यहां वो टेबल आएगा। इसी तरह से 8.2 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग, और इसका भी वैसा सा एसेट स्केड्यूल आ जाएगा। असल में वो पूरा टेबल छपा होगा इधर, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें आपकी मेमोरी में आ जाएं, इसलिए मैं यहां पर वो पूरा टेबल नहीं छाप रहा, वो बड़ी पिक्चर हो जाएगी, दिमाग में नहीं आएगी। इतना कह देता हूं कि यहां एसेट स्केड्यूल वाला टेबल छपेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, अब यहां पर आपकी अकल पे एक बात अज्यूम कर रहा था, लेकिन बता देता हूं, अगर सवाल में कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो फिर आपको पीपी की हेडिंग देके ये दिखाने की भी जरूरत नहीं। पीपी की हेडिंग के बाद डायरेक्टली ये एसेट स्केड्यूल आएगा, क्योंकि जब ऑपरेटिंग और अंडर प्रोग्रेस है ही नहीं, तो फिर इसको तोड़ के 8.1 8.2 क्यों कहना है। तो अगर सवाल में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही नहीं है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पीपी की हेडिंग और उसके नीचे डायरेक्टली ये स्केड्यूल। इसके बाद IS16 ने, IS23, IS36, IS20, उन्होंने ना कुछ बातें डिस्क्लोज करने की कही हैं, अंग्रेजी के पैराग्राफ लिख के दिखाने की। तो एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसको मैं 8.3 कह देता हूं, और मेरा ये डैश 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 डालने का मतलब है कि यहां लिखना है अंग्रेजी का पैराग्राफ, और उस अंग्रेजी के पैराग्राफ में क्या बताना है, डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन। सवाल में बताई होगी आपको कि फलाने दिन बिल्डिंग रीवैल्यू हुई थी, तो फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन की डेट, वैल्यूअर का नाम, अगर लिखा हुआ है कि इस बेस पे वैल्यू निकाली थी, या ये लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट था कि नहीं था, तो इस तरह की तफसील आपको कैसे पता चलेगी, सवाल में बताई होगी, वहीं से सेंटेंस देके छाप के लिख देंगे। फिर एक अंग्रेजी ये लिखनी होगी, जो मैं आपको सेंटेंस ही लिख देता हूं, और वो फिगर कैसे निकालनी होगी ये भी मैं आपको जब कल सवालों की वर्किंग कराऊंगा ना, तो फिर सिखाऊंगा। ये अंग्रेजी ही लिख देता हूं। सवाल में जो, अब जैसे पीपी का सवाल होगा, तो एसेट स्केड्यूल में क्या क्या कॉलम आ रहे होंगे, एसेट स्केड्यूल, जितनी क्लासेस होंगी सवाल में, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा क्लास अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो हमें उसके बारे में अंग्रेजी लिखनी होगी, उस क्लास का नाम, जैसे अगर बिल्डिंग सवाल में है और वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, या मैंने ये ब्रैकेट में ES लगाया है कि अगर बिल्डिंग भी रिवैल्यूएशन पे है और प्लांट एंड मशीनरी भी रिवैल्यूएशन पे, तो दोनों का नाम, उस क्लास का नाम, और साथ हम कहेंगे कि फलानी क्लास यानी बिल्डिंग वुड हैव बीन कैरिड एट रुपीज इतने, अमाउंट लिखेंगे, हैड कॉस्ट मॉडल बीन फॉलोड। ये अमाउंट कैसे निकालनी है ये मैं आपको सवाल के साथ सिखाऊंगा। इस अंग्रेजी का मतलब क्या समझ आ रहा है, हम दुनिया वालों को अंग्रेजी में लिख के बता रहे होंगे कि वो जो हमने बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो उसकी इतनी बुक वैल्यू आ रही होती, वुड हैव बीन कैरिड एट दिस हैड कॉस्ट मॉडल बीन फॉलोड। ये अंग्रेजी लिख के बतानी होती। ये मैंने क्लासेस इसलिए कहा है कि अगर सवाल में सिर्फ एक ही क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वुड हैव बीन कैरिड, और अगर बिल्डिंग भी रिवैल्यूएशन पे है, प्लांट एंड मशीनरी भी रिवैल्यूएशन पे है, तो फिर दोनों की फिगर्स बता रहे होंगे।
फिर इसके अलावा एक अंग्रेजी बतानी पड़ेगी, बल्कि एक न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा, उसको 8.5 कह देता हूं। वो होता है मूवमेंट इन सरप्लस। ये कल वर्किंग सवाल सॉल्व करूंगा ना, तो फिगर्स के साथ ये पक्की पक्की हो जाएगी बात, लेकिन फॉर्मेट बताऊंगा तो सवाल कर सकेंगे। तो मूवमेंट इन सरप्लस ये होता है कि साल के शुरू में कितना था ओपनिंग बैलेंस, साल के दौरान मजीद रिवैल्यूएशन से कितना सरप्लस डेबिट क्रेडिट हुआ, साल के दौरान कितना ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग हुआ, और साल के एंड पे कितना रह गया। क्या चीज? जी 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 जी, साल का सवाल। IS 16 वाला तो इतना ही है, लेकिन चूंकि IS 23 वो भी पीपी ही बन रहा होगा, तो IS 23 ने भी कहा जी हमारे नाम पे भी कुछ पैराग्राफ लिखो इसमें। तो अगर IS 23 भी सवाल में आया होगा तो हमने उसके लिए 2 सेंटेंसेस बताने होते हैं। सेंटेंसेस ही लिख देता हूं। एक बताना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड। जिस साल का सवाल है उस साल में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है। क्या? जी जी जी, क्लोजिंग बैलेंस। अगर तो स्पेसिफिक लोन था तो बस यही है, लेकिन अगर जनरल बोरिंग की तो एक सेंटेंस और आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इतने परसेंट was used। क्या चीज? वो स्केड्यूल के अंदर है ना, वो स्केड्यूल के फॉर्मेट में लिख के दिया था मैंने। IS 20 कहता जी मेरा भी जिक्र करें, तो अगर कोई ग्रांट भी मिली हुई है तो उसकी भी कुछ सलाम दुआ बता देंगे बस। मिसाल के तौर पे पर्पस क्या था, अकाउंटिंग मेथड कौन सा लगाया हुआ है, कंडीशंस क्या हैं,
ये होता है पीपीई का नोट, और इसमें स्केड्यूल का फॉर्मेट वो मैं कल बता के, तो फिर कल सवालों की प्रैक्टिस करते हैं इसकी। स्प्रिंग 23 जरूर करके आना यार, और सुस्ती के मारे ना देख सके तो क्या कर लूंगा मैं, लेकिन अच्छे बच्चे एक काम कराएं, आयत 16 के आखिर में मैंने स्केड्यूल बना के दिया था, पर क्लास से पहले वो देख लें, नजर से गुजार लें कम से कम। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।